दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक जो कि बायोलॉजी का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न जो है अच्छे खासे बनते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उनकी उपशाखाएं का जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उससे पहले दोस्तों जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज आज का दोस्तों जो पहला टॉपिक है, जूलॉजी के बारे में पूछा गया है कि जूलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो दोस्तों इसका जो होता है यह विभिन्न प्रकार के इसमें जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और जो जूलॉजी के जनक है वह अरस्तु है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जूलॉजी में जितने भी सारे जंतुएं हैं उन सभी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बॉटनी। बॉटनी की अगर बात करें तो बॉटनी में जितने भी विभिन्न प्रकार के पादप यानी पेड़ पौधे हैं उनके क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी के जनक के बारे में अगर बात करें तो उसके जो जनक थे वह थियोफ्रेट्स थे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है दोस्तों पॉलियोबायोलॉजी। बहुत ही शानदार टर्म्स है दोस्तों और इसको जीवाश्मिकी भी कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक टर्म्स और देखेंगे कि पॉलियोबायोलॉजी और साथ ही साथ इसको पॉलियोंटोलॉजी, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पॉलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है वह जीव यानी कि जंतु एवं पादपों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग पैलेंटियोलॉजी या पॉलीबायोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इकोलॉजी। इकोलॉजी की अगर बात करें तो कह रहा है कि जीव समुदाय का उनके वातावरण के अंतर्गत परस्पर संबंध, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण से संबंधित है इकोलॉजी। अगर ऑप्शन में पर्यावरण भी रहता है तो इकोलॉजी का मतलब पर्यावरण से हो जाएगा, जिसमें वातावरण में पाए जाने वाले सभी जो है जीव जंतु पेड़ पौधे से लेकर सारे चीज वो एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं, उसी के बारे में इकोलॉजी का मतलब दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट है दोस्तों जेनेटिक्स यानी कि वंशानुगत। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो जीवों के अनुवांशिक लक्षण तथा उनकी वंशगति का अध्ययन ये जेनेटिक्स में इसका यूज किया जाता है। जेनेटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप इमेज से आप समझ सकते हैं कि अनुवांशिकता जेनेटिक्स का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फिजियोलॉजी। ये भी शानदार टर्म्स है दोस्तों और इसके बारे में अगर बात करें तो कह रहा है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन, यानी कि शरीर का जो विभिन्न भागों का जो कार्य जैसे अलग अलग पार्ट का क्या क्या काम है उसी को फिजियोलॉजी बोला गया है कि हार्ट का क्या काम है, स्टोमच का क्या कार्य है, लंग्स का क्या कार्य है, इसके बारे में विभिन्न पार्टों का जो काम है उसी को फिजियोलॉजी बोला गया है। आप इमेज के सहायता से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म की अगर बात करें, नेक्स्ट टर्म है दोस्तों पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में अगर दोस्तों बात करें तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें मृदा निर्माण और मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है, ध्यान में रखना है। बात करें नेक्स्ट टर्म्स की तो नेक्स्ट है दोस्तों जेरेंटोलॉजी। ये भी टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जेरेंटोलॉजी का मतलब है दोस्तों कि माने बुजुर्गों का यानी वृद्धों का जो अध्ययन है वह जेरेंटोलॉजी कहलाता है। बात करें इसमें तो मनुष्य में वृद्धावस्था में एवं काल प्रभाव के सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन जो होता है वह जीरेंटोलॉजी कहलाता है। आपको इन सभी टर्म्स में से कुछ टर्म्स आपके सवाल में दे के पूछ देगा कि इनमें से कौन इन सबको वेरीफाई करता है, यानी सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीरेंटोलॉजी कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है और यह वृद्धों से संबंधित है, बुजुर्ग से संबंधित है, यानी अगर बोले तो बुजुर्गों का वृद्धों का जो अध्ययन है वह जीरेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट टर्म की बात करें दोस्तों तो पहला है इथेलॉजी। इथेलॉजी की अगर बात करें तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार, ध्यान रखना है दोस्तों, जंतुओं के व्यवहार का जो अध्ययन होता है वह इथोलॉजी कहलाता है। और अगला है मायोलॉजी। मायोलॉजी में बहुत ही आसान दोस्तों, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी, यानी शरीर की जो मांसपेशियां है उसके अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। अगले टर्म्स की अगर बात करें तो अगला टर्म्स है दोस्तों मैमेलोलॉजी। मैमेलोलॉजी का मतलब हो गया दोस्तों स्तनधारी जितने भी जंतुएं हैं, तो स्तनधारी जंतुओं का जो अध्ययन है वो मैमेलोलॉजी कहलाता है। स्तनधारी की बात करें तो मैमल मतलब स्तनधारी होता है और इसका अध्ययन यानी मैमेलोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। बात करें अगले टर्म्स की तो फ्रेनेलॉजी। फ्रेनेलॉजी का मतलब हो गया दोस्तों कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन, यानी मस्तिष्क का जो जितने भी पार्ट है उन सारे पार्टों का अध्ययन फ्रेनेलॉजी के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट टर्म्स की अगर बात करें
तो नेक्स्ट है दोस्तों वायोनोनॉमी। वायोनोनॉमी का जो संबंध है वह है जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, स्टेट पीसीएस का प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला टर्म्स है दोस्तों बायोमेट्री। बायोमेट्री का मतलब है कि गणित एवं सांख्यिकी की तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टर्म्स की अगर बात करें तो नेक्स्ट टर्म्स है दोस्तों एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान में रखना है। तो अगला है दोस्तों एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है, घास से यह संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट टर्म्स की अगर बात करें तो नेक्स्ट है दोस्तों पॉलिनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन, यानी पराग प से पराग और प से पॉलिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। ये पराग कण यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फूल में पाया जाता है और इसी का ये विस्तृत रूप यहाँ पे देख सकते हैं, यही पराग कण होता है, तो इसी का अध्ययन पॉलिनोलॉजी कहलाता है। अगला जो टर्म्स है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ओंकोलॉजी, जो कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ओंकोलॉजी क्या है? तो कैंसर व ट्यूमर का जो अध्ययन होता है वह ओंकोलॉजी कहलाता है। आप देख सकते हैं कैंसर हो या ट्यूमर हो, ट्यूमर में इस तरह के गोले निकल जाते हैं तो ओंकोलॉजी उसके अध्ययन को बोला जाता है। चलिए बात करें अगले टर्म्स की। अगला टर्म्स है दोस्तों टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें शारीरिक विकास में आने वाली असमानता का अध्ययन होता है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो विकार शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं उसी को टेरेटोलॉजी बोला जाता है, तो ध्यान में रखना है। इमेज के द्वारा आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगला टर्म्स है दोस्तों कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी का मतलब है दोस्तों कि उपास्थि से संबंधित अध्ययन, यानी कि जो हड्डियों का जो जोड़ होता है, आप यहाँ इमेज के द्वारा देख सकते हैं, हड्डियों का जो जोड़ है उस जोड़ के जो अध्ययन होते हैं उन्हीं को कॉन्ड्रोलॉजी बोला जाता है। आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, स्टेट पीसीएस का प्रश्न है। चलिए बात करें अगले टर्म्स की तो ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियां और ऑस्टी दोनों का संबंध है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। चलिए अगले टर्म्स की अगर बात करें तो सेरोलॉजी। सेरोलॉजी की अगर दोस्तों बात करें तो रुधिर सीरम का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, यानी कि सीरम का, उसी को सेरोलॉजी कहते हैं। तो आप सीरम से सेरोलॉजी याद रख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। चलिए अगले टर्म्स की अगर बात करें तो नेक्स्ट टर्म है दोस्तों हेमेटोलॉजी। बहुत ही शानदार और कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। किसका अध्ययन होता है? तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगला है दोस्तों न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है वह न्यूरोलॉजी कहलाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टर्म की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों लिथोट्रिप्सी, और ये नया वर्ड भी है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लिथोट्रिप्सी की अगर दोस्तों बात करें तो एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे यानी किडनी, पित्ताशय और मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ से एक सॉक्स वेव डाला जाता है गुर्दे के अंदर, और जो यहाँ पे स्टोन है उसको तोड़कर और जो मूत्राशय का जो रास्ता होता है उसके द्वारा इसको बाहर किया जाता है। तो ये प्रक्रिया लिथोट्रिप्सी कहलाती है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। अगले पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें तो अगला पॉइंट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी बीमारी के लक्षण को पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वही पैथोलॉजी कहलाता है, यानी रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारकों का अध्ययन अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। अगला है दोस्तों अगला टर्म पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी की अगर बात करें तो इसका जो होता है वो परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे परजीवी आपको दिख जाएंगे, तो इसी का अध्ययन जो है वह पैरासिटोलॉजी कहलाता है। अगले टर्म्स की अगर बात करें तो अगला टर्म्स है दोस्तों वायरोलॉजी। वायरोलॉजी की अगर बात करें तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। आप इमेज के द्वारा इसको समझ सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजी की अगर बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ये भी बहुत ही शानदार टर्म्स है। चलिए नेक्स्ट टर्म्स की अगर बात करें तो नेक्स्ट टर्म्स है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीट पतंगों का जो अध्ययन होता है वह एंटेमोलॉजी कहलाता है। इमेज के द्वारा आप समझ सकते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह है मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है, यानी चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी कहलाता है। चलिए बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह है माल्कोलॉजी।
मैल्कोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है, यानी मोलस्का समूह के जो जीव होते हैं उसका अध्ययन मेल्कोलॉजी कहलाते हैं, जिसमें घोंघा, सीप इत्यादि पाए जाते हैं। आप इमेज की सहायता से इसे आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अगला है इक्थियोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए बात करें अगले टर्म्स की। अगला टर्म्स है दोस्तों सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी की अगर बात करें तो आप नाम से ही इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर्पों का अध्ययन यानी सांपों का अध्ययन जो होता है वह सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट टर्म्स जो है दोस्तों वह हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में दोस्तों उभयचर तथा सरीसृपों का जो अध्ययन होता है वह हर्पेटोलॉजी में आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों टर्म्स ये मिलता जुलता टर्म्स है, आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला टर्म्स है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। ये बहुत फेमस है। इसमें किसका अध्ययन होता है तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और डर्मेटोलॉजी की अगर बात करें तो त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें अगले टर्म्स की तो दोस्तों यहाँ से कुछ प्रमुख शब्दावली आपको देखने को मिलेंगे और उससे संबंधित उत्पाद, जैसे विटीकल्चर से क्या उत्पादित होता है, तो इस तरह के आपके पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करें अगले टर्म्स की तो अगला जो टर्म्स है दोस्तों वह है एविकल्चर। एविकल्चर की बात करें दोस्तों पक्षी पालन, यानी कि एविकल्चर का मतलब हुआ पक्षियों का पालना, एविकल्चर कहलाता है। अगला है दोस्तों एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर मतलब शैवालों का कृषि, यानी शैवालों का जो कृषि किया जाता है, शैवालों को उगाया जाता है, उसे एल्गा कल्चर कहते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एल्गी मतलब शैवाल होता है और कल्चर मतलब उसका उत्पादन, शैवालों का उत्पादन एल्गा कल्चर कहलाता है। चलिए बात करें अगले टर्म्स की। अगला टर्म्स है दोस्तों पीसी कल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है तो मछली पालन पीसी कल्चर कहलाता है। और तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वह है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो इसमें किसका होता है तो पशुपालन तथा कृषि से संबंधित जो विज्ञान होते हैं उसे एग्रीकल्चर बोला जाता है, जिसमें पशुपालन के साथ साथ आप इमेज में आप समझ सकते हैं पशुपालन के साथ साथ कृषि भी एग्रीकल्चर में आते हैं। चलिए बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब क्या होता है दोस्तों रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेशम के कीट जो कि रेशम के उत्पादन में सहायता करते हैं। अगला है दोस्तों सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का क्या मतलब होता है तो दोस्तों वनों का संवर्धन, यानी वनों को लगाना क्या कहलाता है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है, यानी वन संवर्धन को सिल्वीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म्स की बात करें तो अगला है दोस्तों स्पंजी कल्चर। स्पंजी कल्चर में दोस्तों स्पंज का जो संवर्धन होता है, यानी स्पंज को जो उगाना होता है, जो जलीय एक पौधे होते हैं उस स्पंज को उगाने को स्पंजी कल्चर यानी स्पंज संवर्धन बोला जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फूलों की खेती क्या कहलाता है फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती और एंथ्रोलॉजी की अगर बात करें तो फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, जो कि हम लोग पिछले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बात करें अगले पॉइंट की तो अगला कह रहा है दोस्तों ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर मतलब क्या होता है दोस्तों सब्जियों में की कृषि, यानी सब्जियों का जो उत्पादन होता है वह ओलेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट बात करें अगर दोस्तों तो आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर में क्या होता है तो वृक्ष तथा झाड़ियों का उत्पादन, जिसमें दोस्तों वृक्ष के साथ साथ झाड़ या जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसका उत्पादन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। चलिए बात करें अगले पॉइंट्स की तो अगला है दोस्तों हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर में सभी चीजें जैसे फूल फल सब्जियां मसाले सभी का जो उत्पादन किया जाता है वह हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर स्पेशल अलग अलग चीजों की बात करें तो जैसे फलों का जो खेती होता है वह पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी में किसकी खेती होती है तो फलों की खेती होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की तो एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मतलब किसका अध्ययन होता है तो फसलों की जो खेती होती है, इसके अंतर्गत कई सारे फसलों की जो खेती किया जाता है उसी को एग्रोनॉमी बोला जाता है। बात करें दोस्तों वर्मी कल्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्मी कल्चर की अगर दोस्तों बात करें तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ जो पालन किया जाता है उसी को वर्मी कल्चर बोला जाता है। और इससे जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। केचुआ का तो वर्म भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अर्थवर्म, क्योंकि आपके सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से वर्मी कल्चर के लिए कौन सा सहायक होते हैं, तो आपके ऑप्शन में केचुआ नहीं दे के अर्थवर्म दे देगा, तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए बात करें अगले पॉइंट्स की। अगला पॉइंट है दोस्तों ऑस्ट्रीकल्चर। ऑस्ट्रीकल्चर की बात करें तो व्यापार हेतु सीपों
का कृत्रिम प्रजनन यानी सीपों का जो प्रजनन कराया जाता है उसे ऑस्ट्री कल्चर बोला जाता है। बहुत ही शानदार पॉइंट है दोस्तों, ध्यान में इसको रखना है। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला है दोस्तों ओली कल्चर। ओली कल्चर में किसका उत्पादन होता है? तो जैतून का जो उत्पादन होता है, यानी जैतून की जो खेती होती है ओलाइव की, वो ओलेरी कल्चर के ही अंतर्गत आता है। चलिए बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अगला है दोस्तों हेली कल्चर। हेली कल्चर की अगर बात करें तो घोंगे का संवर्धन यानी घोंगे यानी स्नेल की अगर बात करें तो इसका जो संवर्धन है हेली कल्चर बोला जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों वीटी कल्चर। वीटी कल्चर की अगर दोस्तों बात करें तो अंगूर का उत्पादन, बहुत ही शानदार पॉइंट है वीटी कल्चर मतलब अंगूर का उत्पादन। अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो मेरी कल्चर। मेरी कल्चर का क्या मतलब है? तो मानव के उपयोग होती हेतु समुद्री जीवों का जो संवर्धन होता है, जैसे मछली हो गया, घोंगा हो गया, सीप हो गया, और भी कई जो समुद्री जीव है जैसे शैवाल हो गया, और भी बहुत सारे स्पंज हो गया, इन सभी का जो संवर्धन होता है वह मेरी कल्चर में के अंतर्गत आता है। इसी के समरूप दोस्तों एक है मोरी कल्चर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मोरी कल्चर है और ये मेरी कल्चर है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। मोरी कल्चर की अगर बात करें तो शहतूत की जो खेती होती है वह मोरी कल्चर कहलाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट जो है वह बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। इसका 3 नाम है दोस्तों, इसे ही हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है, एरोपोनिक्स बोला जाता है, साथ ही साथ इसे एरो कल्चर भी बोला जाता है, यानी तीनों नाम इसी का है। क्या होता है दोस्तों? तो बिना मिट्टी के जो पौधे को उगाया जाता है उसे हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स या एरो कल्चर बोला जाता है। कैसे होता है इसमें दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पौधे ऊपर लगे हुए हैं एक बॉक्स में, और इसमें पानी यहाँ पे डाला हुआ है, साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, और उसके बाद यहाँ पे वायु पत्थर एयर स्टोन, और साथ ही साथ यहाँ एयर पंप जहाँ से एयर इसके अंदर जाता है, और इसमें मिट्टी का कहीं से कोई लगाव नहीं है, यानी कि बिना मिट्टी के जो पौधे का उत्पादन हो रहा है वो हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स या एरो कल्चर कहलाता है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों ये इतने पॉइंट आज के इस वीडियो में थे। अब अगला जो है दोस्तों वह जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाओं से संबंधित प्रश्न, यानी इससे जो संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। बात करें पहले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स की अगर बात करें तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे क्या होता है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है। साथ ही साथ इसकी दोस्तों व्याख्या को भी हम लोग देखेंगे। व्याख्या में कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि यह पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, भूमि में पौधे न उगाकर, अर्थात इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए बात करें अगले सवाल का, क्वेश्चन नंबर 2 सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन कहलाता है। बात करें इसकी व्याख्या की, तो कह रहा है कि सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी की अगर बात करें दोस्तों तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। और इक्थियोलॉजी की बात करें तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सब है, ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है जो 2019 में पूछा गया है। तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों इसकी व्याख्या की, तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी की अगर बात करें दोस्तों आपके ऑप्शन के हिसाब से, तो ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी की बात करें तो रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। और जियोलॉजी में क्या होता है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का जो अध्ययन होता है उसे जियोलॉजी कहते हैं। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है, या इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं पीडीएफ की मदद से। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों, तो वो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके
व्याख्या की तो कह रहा है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा यानी मिट्टी के निर्माण का अध्ययन करते हैं, यानी मिट्टी कैसे बनता है उसे पेडोलॉजी के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि मृदा एक भौतिक घटक है जिसे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो भौतिक चट्टानों के अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है कि जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है, तो जेनेटिक्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनुवांशिकता और विचरण, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी व्याख्या की, तो कह रहा है कि जेनेटिक्स या अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशगति व विचरण का अध्ययन किया जाता है। ये दोस्तों आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 7। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कैसा होता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये यूपीपीसीएस का ही पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर इसका हो जाएगा अर्थवर्म। चूंकि हम लोग जानते हैं वर्मी कल्चर में केचुआ का प्रयोग किया जाता है और केचुआ का ही दूसरा नाम उसे अर्थवर्म बोला जाता है, केचुआ को ही अर्थवर्म बोला जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा अर्थवर्म। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें इसकी व्याख्या की, तो कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुआ के माल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केचुआ को अर्थवर्म भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, तो दोस्तों विटिकल्चर से क्या उत्पादन किया जाता है, तो अंगूरों का उत्पादन विटिकल्चर कहा जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार प्रश्न है दोस्तों, लैक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, तो दोस्तों लैक्सिकोग्राफी का जो संबंध है वह शब्दकोश के संयोजन से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें इसके व्याख्या की, तो लैक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन या संयोजन लैक्सिकोग्राफी कहलाता है। अगला है दोस्तों फिलेनोलॉजी, भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन को फिलेनोलॉजी कहा जाता है। और आइकोनोग्राफी की अगर बात करें तो प्रतिमा या चित्रकला का अध्ययन जो है वह आइकोनोग्राफी कहलाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न, तो कह रहा है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, झारखंड पीसीएस का प्रश्न है दोस्तों, और फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों इसकी व्याख्या की, तो कह रहा है फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की कार्यशील तथा विशेषता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी की बात करें तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, और एग्रोएस्ट्रोलॉजी की बात करें तो घास से संबंधित अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी, और पॉलिनोलॉजी की बात करें दोस्तों तो परागकणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो ये वीडियो था वो यहीं पे समाप्त होता है। चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को आप एक लाइक कर देंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि वीडियो आपको यह कैसा लगा। पीडीएफ इसका लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम द वे ऑफ स्टडी से आप जुड़ जाए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको वहां से भी आपको मटेरियल प्राप्त होंगे, और साथ ही साथ फेसबुक को के पेज को आप लाइक करके भी वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।